गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें तीसरा पार्ट बल तथा दाब के आगे का पार्ट, जैसे गैस का दाब, कोई एक गुब्बारा जब हम लेके मुंह से फुलाते हैं तो हम बेटा गुब्बारा देखते हैं कि चारों तरफ बराबर उसमें हवा जाती है और चारों तरफ बराबर वह फूलता है। यह निरीक्षण ऐसा दिखाई देता है कि वायु भी द्रव जैसे जिस पात्र में बंदिश होते हैं उस पात्र के दीवार पर दाब प्रयुक्त करती हैं। सभी द्रव तथा गैसों का तरल पदार्थ कहते हैं। पात्र को प्रवाही पदार्थ पात्र के सभी पृष्ठभागों पर, दीवारों पर आधार का अंदर से दाब प्रयुक्त करते हैं। अंदर से एक दबाव प्रयुक्त करते हैं, चारों तरफ सेम दबाव वह देते हैं। बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं को समान रूप से प्रयुक्त होता है। अब इसके आगे हमको पार्ट देखना है बेटा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल आप लोगों को नाम से ही समझ में आएगा। वायुमंडल जो वायु अर्थात हवा हमारे मंडल में चारों तरफ मौजूद है, उसका दबाव कितना है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है। इस हवा के आवरण को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय वातावरण कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। लगभग यहाँ से जमीन से हम लोग देखें 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायुमंडल है। उसके भी लगभग 400 किलोमीटर तक यह अत्यंत विरल स्वरूप में पाया जाता है। हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। बेटा जमीन से करीब 16 किलोमीटर तक हवा का आवरण है, उसके बाद भी है, लेकिन 400 किलोमीटर तक विरल रूप में पाया जाता है। विरल रूप अर्थात क्या? एकदम कम, वहाँ हवा का दाब कम होता है। हवा के निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऐसी कल्पना करो कि इकाई क्षेत्रफल वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर बहुत अधिक लंबा खोखला बेलन खड़ा है और उसमें हवा भरी हुई है। इस हवा का भार यह पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है। ये जो हवा का बल है, पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है, अर्थात हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। समुद्र की सतह पर जो दबाव पाया जाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर की तरफ चलते हैं हवा का दाब कम होता जाता है। यहाँ पे दिया गया है बेटा, एक एटमॉस्फेयर अर्थात 101 गुणे 10 घाते 5 एक एटमॉस्फेयर बराबर 101 गुणे 10 घाते 3 पास्कल, अर्थात उसको हम लोग एक बार कहते हैं, 10 घाते 3 एम बार। एक एम बार बराबर अप्रॉक्सीमेट जैसे देखेंगे तो हेक्टोपास्कल, 10 घाते 2 पास्कल, जिसको हम लोग हेक्टोपास्कल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब एम बार अथवा हेक्टोपास्कल इन इकाइयों को बताया जाता है। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं से होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है हवा के किसी एक बिंदु पर अगर हम लोग देखें सभी दिशाओं में समान फैलता है। यह दाब कैसे तैयार होता है? किसी बंद पात्र में हवा होने पर हवा के अणु यादृच्छिक गति से पात्र की दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस अंतःक्रिया के कारण दीवार पर बल प्रयुक्त होता है। इस बल के कारण हम लोग उस कारण दाब का निर्माण होता है। हम भी वायुमंडलीय दाब लगातार सिर पर लेकर घूमते रहते हैं। वायुमंडलीय दाब हम लोग सिर पे लेकर घूमते हैं, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। आप लोगों ने अनुभव किया है कि पृथ्वी हमारी घूमती है। हमारी पृथ्वी यदि घूम रही है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब का लगातार सिर पे हमारे दबाव होता है, इसलिए हम घूमते नहीं हैं। हमारे शरीर में खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्तवाहिनियों में भी रक्त होता है, तो उसमें दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसके कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फंस नहीं सकते। वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है। ये जो वायुमंडलीय दाब है ये संतुलित होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र की सतह से ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। यह कैसे बदलता है हम लोग यहाँ पे आकृति में देखेंगे।
इस प्रकार देखो वायुमंडलीय दाब आपको जैसा दिखाया गया है, यहाँ पे एक आलेख बताया गया है, उस आलेख के अनुसार वायुमंडलीय दाब बदलता रहता है, ऊंचाई के अनुसार वह बदलता है। जैसे यहाँ पे 100 किलो पास्कल दिया गया है, उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है मीटर में, वैसे वैसे वह बदलता जाता है। इसके बाद हमको देखना है बेटा उत्प्लावक बल। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर उसके ढक्कन कसकर बंद कर दो। अब बोतल पानी में डालकर देखो क्या होता है। बोतल को पानी में डाल दो, उसको देखो क्या होता है। वो पानी पर तैरती है। बोतल के नीचे पानी के ढकेलने पर वह नहीं डूबती है। क्यों ऐसा होता है? प्लास्टिक की खोखली गेंद लेकर भी इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, वह भी ऊपर तैरती है। अब प्लास्टिक के पानी पूर्णतः बोतल का ढक्कन कसकर बंद करो, पानी में डाल दो, बोतल पानी के अंदर डूब जाए। देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, पहले इसमें हमने बोतल को खाली रखा और उसको पानी में डाला तो वो तैर रही थी। लेकिन दूसरी बार हमने पानी की बोतल में पानी भर दिया और उसको डाला तो वह डूब गई। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि अंदर पानी के बोतल के अंदर हवा भरी हुई थी, तब वह अंदर डूब नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हमने पानी भरा, उसका पेट ज़्यादा हुआ और वह डूब गया। इसी को उत्प्लावक बल कहा जाता है। प्लास्टिक की खाली बोतल गेंद पानी पृष्ठभाग पर तैरती है, इसके विपरीत पानी से भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है। वह पूर्णतः डूबती नहीं। अंदर के पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा खाली बोतल का द्रव्यमान नगण्य होता है। ऐसी बोतल पूर्णतः डूबती नहीं तथा ऊपर भी नहीं आती है। अर्थ पानी से बोतल भर नीचे दिशा के प्रयुक्त गुरुत्वीय बल। इसमें क्या होता है कि गुरुत्वीय बल उसके विपरीत दिशा के प्रयुक्त बल द्वारा संतुलित हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे होगा, इसके अंदर जो हवा है उसके कारण और गुरुत्वीय बल, ये दोनों का संतुलन हो गया, इसलिए वह तैरती रह जाती है। यह बल बोतल के पानी द्वारा निर्मित हुआ होगा। पानी में अन्य द्रव तथा अन्य गैस में होने वाली वस्तु ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाला यह उत्प्लावक बल कहा जाता है। कुएं से पानी निकालते समय भी डोरी से बंधी गई बाल्टी पूर्णतः डूबी होने पर जितना हल्की महसूस होती, पानी जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तब पानी के अंदर, जब कुएं में पानी के अंदर जब बाल्टी होती है तब हल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है पानी से, वह हमको भरी हुई दिखाई देती है। ये इस पर भी उत्प्लावक बल कार्य करता है। एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पतरा लो, एक बाल्टी में पानी लेकर धीरे से डुबाओ, क्या देखो होता है। पतरा मोड़कर छोटी सी नाव तैयार करो और पानी में डाल दो, क्या होता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है। स्टील का बड़ा सा जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? लोहे की कील क्यों डूब गई? उसी धातु से बना हुआ, पतरे से बना हुआ जो जहाज है वो क्यों तैरता है? मीठे पानी तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। इसका मुख्य कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि मीठे पानी का जो घनत्व होता है वो समुद्र पानी के घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवण मिश्रित होते हैं। लवण होने के कारण हम लोग उसमें आसानी से तैर सकते हैं। पुस्तक में तुमने गिलास में पानी भरकर उसमें नींबू डालने पर वह डूबता है, परंतु उस पानी में 2 चम्मच नमक घोलकर मिश्रित उसमें मात्र नींबू तैरता है। हमने पिछली बार प्रयोग किया था कि सादे पानी में नींबू डूब जाता है, लेकिन उसमें नमक डाल दूँ, उसमें पानी में नमक डाल के घोल दूँ, उसके बाद उसमें नींबू डालूँ तो नींबू तैरता है, क्योंकि वहाँ पे उसमें लवण बढ़ जाता है। वहाँ उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अधिक होता है। इस उदाहरण से हमारा ये स्पष्ट होता है। उत्प्लावक बल 2 बातों पर निर्भर होता है। वस्तु का आयतन, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है। द्रव का घनत्व जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होता है। इसके बाद हमको देखना है बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत एक ही सिद्धांत है। जैसे कि लबालब भरा हुआ जो पानी है, लबालब भरे हुए पानी की, जैसे कि हम लोग सुबह सुबह नहाने जाते हैं, बाल्टी हम लोग भर के रखें, उसके बाद बाल्टी के भर के रखते हैं, उसमें जैसे ही हम मगे से पानी निकालने के लिए अपना हाथ डालते हैं, पानी बाहर गिरता है, अर्थात बाल्टी से बाहर गिरता है। क्यों? यह प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आर्किमिडीज ने बताया कि लबालब भरा हुआ पानी जो है उसमें यदि हम जितने ग्राम की वस्तु डालेंगे उतना ग्राम पानी बाहर आएगा। यहाँ पे
आप लोग जो देख रहे हैं कि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर दिया दिशा में बल प्रयुक्त होता है, यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। यह दो चित्र मान लो कि हम जो है इस एक रबड़ से बांध के वस्तु को या पत्थर को हम लोग उसको रखते हैं, उसके बाद एक निश्चित ऊंचाई तक पानी भर के रखते हैं, उसके बाद उसमें जब वस्तु डुबाते हैं तो वो पानी का लेवल कितना बढ़ा, वो अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमने जो वस्तु डुबाई है उसके अंदर उस वस्तु के माप के बराबर ही, उस वस्तु के वजन के बराबर ही, तरल पदार्थ के बराबर ही वह पानी जो बाहर निकला हुआ है या पानी जो विस्थापित हुआ है, अर्थात पानी जो अंशतः पानी बढ़ा हुआ है। जैसे मान लो कि हम एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास सादा हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, एक ग्लास लेते हैं, रबड़ में एक पत्थर बांध के ग्लास में पूरा पानी लबालब भर के रखते हैं, पानी को एक थाली में रखते हैं, उसके बाद उस ग्लास के पानी को हम लोग थाली में रखते हैं और ग्लास में हल्के से रबड़ से वो पत्थर डुबाते हैं, तो जो पानी विस्थापित होकर जो बाहर गिरेगा उस बाहर वाले पानी को यदि हम लोग वजन करते हैं तो वह वजन उसका उस जो पत्थर होगा उस पत्थर के बराबर ही उसका वजन आएगा। अर्थात हम नियम यह सिद्ध होता है कि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः तो पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त तो होता है, यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के बराबर ही होता है। आर्किमिडीज ने ऐसा एक आप लोगों को तत्व, जो हम लोग आर्किमिडीज के तत्व के रूप में, सिद्धांत के रूप में जानते हैं, उसने बताया था। इसके बाद बड़ा हमको देखना है पदार्थ का घनत्व, सापेक्ष घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। उस पे आधार पे यहाँ पे सवाल दिया गया है, ये सवाल आपको हल कर लेना है। पहला सवाल से दिया गया है, लकड़ी के तख्ते पर रखे खाने डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है, उसका भार 50 न्यूटन है, तो उस डिब्बे द्वारा तख्ते पर किए गए दाब की गणना करो। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल 50 बटे 0.25, तो ये आपका 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपको यहाँ पे करीब 5 उदाहरण दिए गए बेटा, ये पाँचों उदाहरण आप लोग हल कर लोगे। 5 उदाहरण हल करने के बाद आपको इस पर आधारित सारे प्रश्नोत्तर हल करना है। समझ गए बेटा? इस पाठ पे आधारित सारे प्रश्नोत्तर आप लोगों को हल करना है। ओके बेटा, ये सारे प्रश्नोत्तर जो आप लोग देख रहे हो, ये सारे प्रश्नोत्तर आप लोगों को हल करके उसको आपको मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजोगे। सारे प्रश्न लिखोगे इसमें। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 6 प्रश्न है, ये 6 प्रश्न आप लोगों को हल करके भेजना है। साथ में यहाँ जो सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण भी आप लोगों को हल करके भेजना है। ओके बेटा? ओके।